नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बंगाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन यानी कि प्रसार को समझा और साथ ही हमने फोर्ट विलियम की स्थापना के बारे में भी चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम 1717 ईस्वी के एक फरमान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके द्वारा न केवल बंगाल में अपितु संपूर्ण भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है वो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से स्थापित हो जाता है। सबसे पहला सवाल जो उठता है वो तो ये है कि यह फरमान किसके द्वारा इशू किया गया था। तो यह फरमान मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू किया गया था। फर्रुखसियर के बारे में जानने से पहले हम एक क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, क्योंकि हम में से जनरली अधिकतर लोगों को औरंगजेब तक का कालक्रम तो पता होता है, लेकिन औरंगजेब के बाद के जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए फर्रुखसियर को हम एक कालक्रम में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम औरंगजेब को समझते हैं। औरंगजेब जिसका टाइम पीरियड है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनता है। 1707 से 1712 ईस्वी तक वो रूल करता है। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदार शाह मुगल शासक बनता है 1 वर्ष के लिए, 1712 से 1713 तक के लिए। और उसके बाद फर्रुखसियर शासक बनता है 1713 से 1719 ईस्वी तक के समय के लिए। ये मुगल शासक फर्रुखसियर की इमेज है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये हमने फर्रुखसियर के कालक्रम को समझा। अब हम समझते हैं 1717 ईस्वी के फरमान के बारे में। उसके पहले हमें जॉन सरमन मिशन को समझना है। जॉन सरमन मिशन जो कि 1715 ईस्वी में भारत आया था। 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत आता है। यह शिष्टमंडल मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचता है। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर होते हैं जो कि फर्रुखसियर का इलाज करते हैं। फर्रुखसियर उस समय पे एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित होते हैं और उनका सफल इलाज करने की वजह से फर्रुखसियर जो है वो अंग्रेजों से प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल का जो मेन कार्य था वो था कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकार तो मिले ही, उसके साथ ही बंगाल में सिक्का निकालने का अधिकार मिले तथा कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने की अनुमति भी मिली। इन प्रयासों के लिए यह शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है और उनको प्रसन्न करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। इस वजह से मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी का एक फरमान इशू किया जाता है, जिसके तहत कंपनी को निम्न विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला विशेषाधिकार जो कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की, जो कहीं न कहीं मुगल सूबेदार शाह शुजा के उत्तराधिकारियों और कंपनी के बीच एक तरीके के संघर्ष का कारण बन रहा था, उस बात को यहाँ पर रीइंस्टेट कर दिया जाता है, जो है 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार यानी कि बिना कोई चुंगी प्रदान किए व्यापार करने की छूट मिल जाती है। इसके साथ ही कंपनी को सूरत में भी 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हमने देखा जॉन सरमन मिशन की एक मांग थी कि बंगाल में सिक्का ढालने की उनको अनुमति मिले, तो इस मांग के एवज में उन्हें बंबई में जो सिक्के ढाले गए हैं कंपनी के द्वारा, उन्हें संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल जाती है। कंपनी को कोलकाता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी को मद्रास में भी उसी किराए पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया जो कि वो उस समय पर दे रही थी। उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं थी। कंपनी को इसके अलावा हैदराबाद में भी बिना चुंगी के व्यापार करने का अधिकार मिला। कंपनी को संपूर्ण भारत में जहां जहां भी मुगल शासन उस समय पर था वहां कहीं पर भी रहने का अधिकार भी मिल जाता है। इतने इम्पोर्टेंट अधिकारों की वजह से और इतने वाइड लेवल पे एरिया वाइज भी देखा जाए तो या फिर कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से भी देखा जाए तो इतने वाइड लेवल पे कंपनी को जो अधिकार मिलते हैं, उसी वजह से ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार पत्र कहा है। लेकिन 1717 का ये जो फरमान इशू किया जाता है तो बंगाल का नवाब और कंपनी इन
दोनों इस फरमान का अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस वजह से उन दोनों में वापस से एक तरीके का संघर्ष क्रिएट हो जाता है। बंगाल के सूबेदार इस समय पर होते हैं मुर्शिद कुली जफर खां। वो अंग्रेजों को कलकत्ता के आसपास के 38 गांव दिए जाने का विरोध करते हैं। फरमान में यह लिखा हुआ होता है कि इन 38 गांवों को खरीदने के लिए कंपनी को दीवान की, यानी कि जो इस समय पे बंगाल के सूबेदार हैं मुर्शिद कुली जफर खां, उनकी आज्ञा जरूरी है। इसलिए नवाब ये समझते हैं कि वो इस बात का विरोध कर सकते हैं और इसलिए वो विरोध भी करते हैं। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि नवाब को इस पर सहमति देना अनिवार्य है क्योंकि ये बात फरमान में लिखी हुई है। दूसरा जो पॉइंट होता है इनके बीच कंटेस्टेशन का, उसमें यह पॉइंट होता है कि अंग्रेज कंपनी को बंगाल में शाही मुद्रणालय यानी कि जो रॉयल टकसाल है उसका प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। साथ में एक कंडीशन होती है कि वह मुगल साम्राज्य के हित में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सिक्के मुद्रित करना नवाब का एक विशेष अधिकार होता है, इसलिए इस कारण नवाब इस अधिकार को कंपनी को देने के लिए कभी राजी नहीं होता है, जबकि कंपनी यह अधिकार चाहती है क्योंकि मद्रास मुद्रणालय से उसके जो मुद्रित सिक्के होते हैं उनकी बंगाल में कीमत कम होती है, तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए चाहती है कि बंगाल में ही उसके द्वारा सिक्के मुद्रित किए जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर नवाब और कंपनी दोनों के बीच एक तरीके का क्लैश क्रिएट हो जाता है, और आगे हम देखेंगे कि इस तरीके के क्लैश ही आगे चल करके प्लासी और बक्सर के युद्ध में परिणत होते हैं, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।